सबको हमारी तरफ से हो प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी। सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि आप रूबसेहत होंगे, खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे, फुर्सत में होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आज वीकेंड शुरू हो गया जी। सैटरडे है और 7 तारीख है, 1 जनवरी 2023 है। तो आप चाय की चुस्कियाँ ले लीजिए। मॉर्निंग वॉक से आप आए होंगे तो अब आप ख़बर देखेंगे, तज्जिया देखेंगे, तबसरा देखेंगे और अपना फीडबैक भी हमें देंगे। और फीडबैक के लिए आप याद रखेंगे ना, क्या करेंगे जी, आप आएंगे कहाँ पर? फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.news पर आएंगे, ताकि आप और हम आपस में बात कर सके। अगर बराह रास्त ना कर पाए, लेकिन तहरीरन जो कुछ आप लिख कर हमें भेजेंगे, जो कुछ आप गलतियां हम तक नोट करवाएंगे, आपसे वादा कि आपकी हर बात को हम दिल से तस्लीम करते हैं और उन सभी मामलात पर बगौर जायज़ा लेने के बाद उसे नाफिज भी किया जाता है, जो आप 1 जनवरी से लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके का फीडबैक आपका आया है, आपसे वादा था कि 3 ज़ुबानों में आप वेबसाइट देखेंगे। शुरुआत हो गई है, कुछ कमियां भी है उर्दू वाले सेक्शन में। कल भी कुछ दोस्तों की तरफ से कहा गया, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आने वाले 1-2 दिनों में वो सारी चीज़ें दूर हो जाए और कुछ नए फॉर्मेट के साथ भी हम आ रहे हैं 1-2 दिन में। तो उम्मीद है कि आप जो बातें हम तक पहुँचा रहे हैं, हम उनको अमली जामा पहनाकर आपके सामने रखें, क्योंकि चैनल आपका है, आवाज़ सिर्फ हमारी है, बाकी सब कुछ फीडबैक जो आप दे रहे हैं उससे हम अमलाने की कोशिश करेंगे। और ये मोहब्बत और ये प्यार आपका लगातार हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम आपसे जनाब तलबगार हैं इस चीज़ के। तो फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं जी आगाज़। चूँकि आज 7 तारीख है जनवरी की, और जनवरी की 7 तारीख हमें माजी में बहुत कुछ यादें पड़ा चुकी है और उन यादों को दोबारा ताज़ा करेंगे। मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है रहमत कलीम। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे से। सलाम जेके देखने वाले तमाम नाज़रीन को रहमत कलीम का सलाम पहुँचे। आज की तारीख़ बहुत ही ख़ास है। कई हवालों से दुनिया भर में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका, स्पेन, जापान, दुनिया के कई ममालिक में आलमी सतह पर कई ऐसे तारीख़ी वाक़यात पेश आए थे जो दुनिया आज भी याद करती है। आज 7 जनवरी है और कुछ झलकियाँ आपके सामने रखने चाहेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज के दिन को या आज के तारीख़ को तारीख़ के किताब में क्यों समेटा गया है, क्यों ख़ास तौर से याद किया गया है। तो आपको बता दें कि आज ही का दिन था, साल था 1761, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई चल रही थी। उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को शिकस्त दे दी थी। आज ही का दिन था, साल था 1789, अमेरिकी अवाम ने जॉर्ज वाशिंगटन को मुल्क का पहला सदर मुंतखब करने के लिए वोट दिया था। 1859 में आज ही के दिन आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर II के खिलाफ मुकदमे का आगाज किया गया था। और आज ही का दिन था 1927 में, जब लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान पहली बार टेलीफोनी राब्ता हुआ था। 1944 के साल में आज ही का दिन था जब अमेरिकी फिजाइया ने पहला जंगी जहाज बनाने का ऐलान किया था। 1980 में आज ही का दिन था जब इंदिरा गांधी की भारी अक्सरियत के साथ इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में, इक़्तिदार में वापसी हुई थी। 1987 में आज ही का दिन था जब हिंदुस्तान के हसीन क्रिकेटर कपिल देव ने अपना 300वां टेस्ट का विकेट लिया था। और 2015 की आज ही की तारीख थी जब पेरिस में चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला किया गया था। 12 सहाफ़ियों को, कार्टूनिस्ट को हलाक कर दिया गया था और 11 जख्मी हो गए थे। तो तारीख के सफ़हात से कुछ अहम झलकियां आपके सामने रख दी हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर वो सिलसिला शुरू हुआ चाहता है जिसके आप ख़ास तौर से मुंतज़िर हैं, और वो ख़बरों का सिलसिला है। ख़बरों के सिलसिले में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के ख़जाने और बजट की बात करेंगे, चूँकि दिल्ली में जो चल रहा है वो है बजट की तैयारी और 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। उससे पहले जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर से पूछ लिया गया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई है और मरकजी वजारत ख़जाना और मरकजी वजारत दाखिला दोनों इस वक्त राब्ते में है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया तैयार है अपनी बजट एलोकेशन को मरकज़ के सामने रखने के लिए। माना जा रहा है कि इस साल जो प्रपोज किया जाएगा, यानी मरकज़ी हुकूमत के सामने, दाखिला वजारत और वजारत ख़जाना के सामने जो बात सामने रखी जाएगी, जो प्रपोजल सामने रखा जाएगा, दैट इज़ 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट
का तखमीना लगाया जाएगा जी हमें इतना पैसा चाहिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात को चलाने के लिए, चाहे वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हो, चाहे वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो, तो डेट मीन्स 1.2 लाख करोड़ रुपए की बजट एलोकेशन मांगी जाएगी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से, ये ज़राया हमारे बता रहे हैं। इसके साथ साथ वजारत ख़जाना और जम्मू कश्मीर के जो ज़िम्मेदार हैं इस वक्त बजट प्रिपरेशंस को तैयारियां कर रहे हैं, बजट को बना रहे हैं, उनके बीच में आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कशंस हो सकती हैं और इसमें हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी बजट को। चौथा बजट होगा ये बराह रास्त जो पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट के अंदर। ये एक बड़ी बात है कि चौथा बजट होगा ये, क्योंकि जब आप तवारीखी पस मंज़र में जाएंगे थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। मरकज़ी वज़ारत ख़ज़ाना और मरकज़ी वज़ारत दाखिला लगातार राब्ते में है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के, और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से नए माली साल बापत इस साल 2023-24 के अखराजात के हवाले से पूछा गया है और इस सिलसिले में उम्मीद ये लगाई जा रही है या तो 31 जनवरी को या 1 फरवरी को जब जनरल बजट पेश किया जाएगा और बजट सेशन दिल्ली के अंदर शुरू होगा, पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होगा, तो उसके बाद वस्त के अंदर यानी फरवरी के वस्त के अंदर ही जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन जो है वो पेश करेंगी। करंट बजट जो हमारा है साल 2022-23 का, ये हमारे पास था 1 करोड़ 12 लाख 950 करोड़ रुपए का, और अब इसमें जो नई एलोकेशंस आ रही हैं वो है 1.1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन यहाँ से जाएंगी जी। और निर्मला सीतारमन साहिबा का जब आप फिगर देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो उन्होंने प्रेजेंट करना है जी जम्मू कश्मीर का बजट 2020-21 भी 17 मार्च को पेश किया गया था, 17 मार्च 2020 को। उसके बाद 21-22 का बजट जो है वो पेश किया गया था, वो भी मार्च का महीना था, 17 मार्च ही था। और अब 22-23 का जो बजट पेश किया गया था डेट वाज 14 मार्च 2022, ये निर्मला सीतारमन जी का बजट पेश करने का जो था वो सिस्टम था जी जम्मू कश्मीर के हवाले से। बजट 2019-20 को अडॉप्ट किया गया था जी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने। अब जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। और लास्ट बजट जो खुद जम्मू कश्मीर की साबिका असेंबली के अंदर किया गया था, जब मैं साबिका असेंबली बता रहा हूं तो 2019 से पहले जो रियासत का खदुखाल था जिसमें लद्दाख भी शामिल था और जम्मू कश्मीर भी शामिल था, तो ये पूरा एंटायर जो साबिका रियासत थी, तो लास्ट बजट पेश किया गया था असेंबली के अंदर साल 2018-19 के हवाले से। और उस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने पेश किया था बजट, महबूबा मुफ्ती लेड गवर्नमेंट चल रही थी। और फिर जून के महीने में 2018 जून था जब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच इख्तिलाफात हुए, विड्रॉ किया गया सपोर्ट, गवर्नेंस रूल थोड़ी देर के लिए लग गया और उसके फौरन बाद जो है असेंबलियां तहलील की कर दी और तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और जब चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो मामला सीधे पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है, लोकसभा के अंदर चला जाता है माली जो बजट पेश करना है। तो यही वजह है कि जनाब लगातार बजट जो है हमारे जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट के अंदर पेश किए जा रहे हैं। और इस बार भी फरवरी के वस्त में या मिड ऑफ द मार्च जो है ये बजट जम्मू कश्मीर का पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमन की तरफ से। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की जिस तरीके से ग्रोथ हुई है दिसंबर के महीने में, जो 28% सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, उसका फायदा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के बजट के अंदर साफ देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर का माली बजट जो है वो बढ़ेगा जी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव भी हमारे पास मुकम्मल हुए हैं, ब्लॉकों के चुनाव हमारे पास मुकम्मल हुए हैं, पंचायत हमारे पास मुकम्मल हुए हैं। और इस तरीके से जो पैसा अभी तक कई बार रोका जा रहा था उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा मरकजी वजारत खजाना की तरफ से। इस तरीके की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। ताहम वजारत खजाना, वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है ताकि बजट को सही तरीके से पेश किया जाए। एक तरफ से ये तो सरकारी बात है। अब जरा इस बजट के स्टेक होल्डर्स की बात करें तो स्टेक होल्डर्स में ट्रेडर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है,
आम लोग हैं, क्या उनके साथ सलाह मशवरा हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। अफसरान बजट बना रहे हैं तो चैम्बर के लोगों के साथ, ट्रेडर के लोगों के साथ और दीगर अंजुमनों के साथ जो लगातार अपना फीडबैक सरकार को दे रहे थे, जब उनके साथ हमने राब्ता किया, रात देर गए, तो उन्होंने कहा कि अभी उस तरीके की कोई फॉर्मल मीटिंग्स या फॉर्मल जो सजेशंस मांगी जा रही थी उस तरीके का कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि फॉर्मल एलोकेशन जाने से पहले, प्रपोजल जाने से पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया उन सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेगी, ताकि जब निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट सामने रखे तो उसमें अक्कासी हो जम्मू कश्मीर के लोगों की, न कि अक्कासी हो एडमिनिस्ट्रेशन की और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की। तो बहरहाल अपनी अपनी बात हर जगह है, लेकिन फिलहाल बजट की तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि दिसंबर के महीने, जनवरी के महीने में पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद बजट इजलास होगा और उसी ये सारा इजलास जो होगा बजट इजलास ही होगा, जिसमें मुल्क का बजट भी पेश किया जाएगा, आम बजट पेश किया जाएगा, साथ साथ जम्मू कश्मीर का बजट भी ऐवान के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर के एक तरफ जहां दिल्ली से जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता तौर पर यह मकतूब रवाना किया गया है कि आपकी चाहतें क्या हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, ज़रूरियात क्या है, तकाज़े क्या है, इन तमाम हवालों से आप तफसीलात दें, तफसीलात तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली में निर्मला सीतारमण की सदारत में बाज़ाब्ता तौर पर बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान पेश किया जाएगा। इससे पहले ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और एक फॉर्मेट सामने आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर को इस बार कितना बजट किस तरह से, किस शोबे के लिए, किस सेक्टर के लिए दिया जाएगा। तो माली साल के लिए पूरे एक साल, जो माली साल 2023-24 होगा, उसमें कितने रकम, कितने फंड दिल्ली से दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर को, जिस माली साल में मुमकिन है कि असम्बली इंतखाबात भी हो जाएं, जिसके बाद बजट खुद तैयार करनी पड़े। तो ये आखिरी बजट भी हो सकता है दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसी उम्मीद लगाई जाए। कि आखिरी बजट हो और इसके बाद स्टेट असम्बली बने जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर की हुकूमत अपना बजट जो है वो खुद पेश करे। फिलहाल जरा बात करते हैं एक और अहम बात की, एक और अहम मौजू की, और मौजू है जनाब करप्शन का। और करप्शन को लेकर तरह तरह की फीडबैक आप भी देते हैं, और जब हम उसको खंगालते हैं तो पता लगता है कि कुछ चीज़ें सही में हैं जो जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, उससे पहले स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, 10 तरह के इदारे ज़रूर बनाए गए थे, लेकिन क्या सिर्फ इदारे बनाने से काम होगा, या इदारों के बीच तालमेल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये मुख्तलिफ ज़रायों से हमारे पास खबर आ रही है, और ज़राए ब्लॉग में आज ये छपी भी खबर है, कुछ ज़राए ब्लॉग ने इस खबर को छापा भी है, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ इस पूरी खबर को शेयर किया जाए। माना जा रहा है कि जनाब एनफोर्समेंट एजेंसियां, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जिसे आप एसीबी आज कह रहे हैं, और इंतजामिया के अंदर जो बड़े अफसर हैं उनके बीच तालमेल मुकम्मल तौर पर नहीं है। और ये तालमेल हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, क्योंकि जब कोई खत रवाना किया जाता है, रिकमेंडेशन जारी के भेजी जाती है कि जनाब हमें इन चीज़ों में आपकी रहनुमाई चाहिए, या इन केसों को ज़रा जल्दी से हमें अप्रूवल दिया जाए ताकि हम कार्रवाई करें IAS, KAS, KPS अफसरों के खिलाफ, तो उसमें लैतुलैल से काम लिया जाता है। और ये लैतुलैल, इस खबर से आपको पता लगेगा कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अवेटेड है जी, इंतजार में है पिछले 12 साल से अगेंस्ट कलेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PWD और कुछ और लोगों के। 12 साल पहले, यानी जब स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उस जमाने में खत लिखे गए, मांगा गया जी कि हमें इजाजतनामा दिया जाए ताकि हम कार्रवाई करें। 12 साल का वक्त लगा जनाब सिविल सेक्रेटरीट के अंदर फाइल को घूमते घूमते, और अभी तक भी कोई हतमी फैसला नहीं आया। अब यह मामला क्या था जिस पर 12 साल लगे हैं? 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया, ये फ्रॉडली पेमेंट की गई, ये उस वक्त के रिकॉर्ड्स को खंगालने से पता लगा है। और ये 1 करोड़ रुपया 8 लोगों के, 8 बेनिफिशरीज को 2010 में दिया गया, और बाज़ाब्ता तौर पर FIR 2011 में रजिस्टर की गई। और उस FIR को मजीद आगे बढ़ाने के लिए जब परमिशन मांगा गया तो वो परमिशन आज तक भी नहीं दिया गया, जिसके बाद मामला अदालत की नज़र भी हुआ, अदालत ने भी रिकमेंडेशन जारी की, हुक्मनामा जारी किया, लेकिन शायद अदालत भी बाद में भूल गई कि उन्होंने कोई इस तरीके का हुक्मनामा जारी किया था। बहरहाल 35 FIR रजिस्टर किए गए 10 साल के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, और ये 35 FIR वो है जहां पर सरकार का सैंक्शन चाहिए था कार्रवाई करने के लिए।
10 साल के दौरान 35 FIR की बात भी सामने आ रही है। मुख्तलिफ इदारे, चूंकि ACB तो कल बना है, उससे पहले जितने भी इदारे थे, तो 10 साल का जब आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो 35 FIR के बारे में यह कहा गया था कि जनाब हमें गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए ताकि हम मजीद कार्रवाई करें, लेकिन अफसरशाही इस तरीके से थी कि जनाब नीचे चिट्ठी लिखने वाले लोगों को जवाब तक नहीं दिया गया। अब ये जो सैंक्शन विदहोल्ड करने की बात है जी, और ये टेनेट अफसरों को बचाने की बात है, ये आज की नहीं है, ये पुरानी है। और यही वजह है कि आज के दौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद लोग कर रहे हैं कि वो ये मामले देखेंगे कि किन लोगों ने फाइलों को दबाया था, क्यों दबाया था, किन के कहने पर दबाया था, उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अगर आज खुद अफसरों ने लैतुलैल से काम लिया और अभी भी वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, तो उनको टास्क पर लिया जाए। और ये जो पेंडिंग फाइलें हैं, इनको वन गो में क्लियर करके एक मिसाल सेट की जाए कि जनाब अब इंसाफ मिल रहा है और इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। और खुद ये जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, जिन्हें हम ACB कहते हैं और दीगर लोग, जब ये कार्रवाई करते हैं तो इन्हें यह उम्मीद होती है कि ऊपर सरकार फौरन से जनाब परमिशन देकर हम आगे बढ़ेंगे। और जब ये लैतुलैल से चलता है तो उनके भी हौसले टूटते हैं। एक इंसानी फितरत ये है। FIR नंबर 25/2011 रजिस्टर हुआ जी स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में, जो अब एंटी करप्शन ब्यूरो कहलाया जाता है, कुछ अफसरों के खिलाफ। कुछ अफसर आज के दिन में रिटायर है, कुछ अभी भी काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा जी, मेरे पास नाम सारे अफसरों के हैं। कलेक्टर रैंक के अफसर थे, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अफसर थे, और दीगर चीज़ें, और भी क्लर्कल स्टाफ था, लैंड एक्विजिशन मार्क करना क्लर्क थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स थे। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात जो थी वो सामने हुई थी, क्योंकि FIR नंबर 25/2011 हुआ था। और फिर मजीद जब आप, ये तो हुआ ही नहीं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन दोबारा किया गया जी 10 PDD इंजीनियर्स के खिलाफ, जो अभी भी पेंडिंग है जी, जिनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 AE 2 JE 10 साल से ये भी अवेटेड है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल 2017 को एक ऑर्डर पास किया, 561A, जो बशीर अहमद मीर वर्सेस स्टेट एंड अदर्स था, जिसमें प्रोसीडिंग को स्टे किया गया था। याद रखिएगा, यह था 2017। 2023 तक ये स्टे वकेट ही नहीं कर पाई स्टेट गवर्नमेंट। आपको याद होगा ना, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि वकला के लिए भी दिन अब ज्यादा अच्छा नहीं है जी, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी सरकारी वकीलों को। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था लॉ डिपार्टमेंट को जो काम नहीं कर रहे जी, उनको बाहर का रास्ता दिखाए। ये क्यों कहा था? क्योंकि इस तरीके की डिस्कशन जब हमने शुरू की थी, जरा ब्लॉग से बातें सामने आई थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की भनक लगी थी कि अब इस पर बात हो रही है मीडिया में, इसलिए हमने भी रिएक्ट और रेस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि वकला के लिए भी कहा गया था कि जनाब जो काम नहीं करेंगे सरकारी वकील, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, 2017 में स्टे हुआ, 2023 तक क्यों नहीं हटा, वो एक बड़ा सवाल है। जरा हमें यह बता रहे हैं कि जनाब लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, सिविल सेक्रेटरीट के पार्ट पर कोताहियां बरती जा रही हैं, और उन्हीं कोताहियों का यह नतीजा है कि रिश्वत को जिस तरीके से खत्म करने की बातें हो रही थी, जो बड़ा जंग लड़ने की बात हो रही थी, जिस पर तकरीरें और एडिटोरियल्स लिखे जा रहे थे, शायद वो अभी तक भी जमीनी सूरत-ए-हाल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि 2 पल्ले इस तराजू के 2 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एक ग्राउंड फोर्सेस है, और जब तक इन दोनों के बीच में तालमेल ना हो तब तक शायद इंसाफ मिले, ये दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा। ये तो थी एक मिसाल। अब जरा दूसरी मिसाल की ओर आते हैं जी, CCTV कैमराज को लेकर। एक वक्त ये भी था, कहा गया कि जनाब CCTV कैमराज जी लगाए जाएं पुलिस स्टेशन के अंदर, और CCTV कैमराज लगाए जाएं जी सभी दफ्तरों के अंदर। और ये CCTV कैमरा लगाने की बात क्यों आई थी? ताकि करप्शन पर रोक लगे और ये सारी रिकॉर्डिंग्स होती रहे कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरीके से काम करवा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जब ये डिसीजन लिया जा रहा था तो लोगों ने पीठ थपथपाई थी, इंतजामिया की, कहा था कि चलिए एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद ये लगाई जाएगी कि मजीद बेहतरी होगी। उसके बाद हमारे पास इत्तला यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी अपनी सिफारिशात रियासती इंतजामिया के सामने रखी थी और यह कहा था कि जनाब दफ्तरों के अंदर CCTV मॉनिटरिंग लगाई जाए
ताकि करप्शन पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सके। करप्शन खत्म होगा इससे सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन करप्शन कम हो सकता है अगर आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग के तहत काम करेंगे तो बड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि लड़का बैठा है टेबल पर या नहीं बैठा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके आगे पीछे क्या कुछ हो रहा है, अफसर की निगरानी में सारा कुछ रहता है। नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइवेट, एक तो ये हो गया सिविल सेक्रेटरी या बड़े दफ्तर जहां पर ये काम चल रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि प्राइवेट घरों के अंदर भी कुछ दफ्तर बने हैं, कुछ इस तरीके का निजाम है, तो वहां पर करप्शन और तीसरा आदमी यानी मिडल मैन का होना वो दिख रहा था, बहुत ज्यादा विजिबल आज भी है। तो यही वजह है कि जो एसीबी है उन्होंने ये कहा था, लेकिन यहां पर भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ और अभी तक भी कई हसास इदारों के अंदर और इस तरीके के अवामी दफ्तरों के अंदर सीसीटीवी नहीं लगे हैं, जिससे ये साफ लग रहा है कि अभी भी करप्शन के खिलाफ हमने जो जंग लड़नी है उसमें मजीद हमने तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। ये दूसरा पहलू था खबर का। लेकिन तीसरा पहलू भी मस्बत पहलू है। चूंकि करप्शन की बात हो रही है तो फटाफट से मैं तीसरी खबर आपके सामने रख दूं कि करप्शन के खिलाफ जंग भी जारी है और इस जंग में कई बार कामयाबियां भी मिली है। हमने देखा होगा कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर बड़े बड़े लोगों को धर दिया गया, लेकिन कल वर्दी पोस्ट को गिरफ्तार किया गया और वर्दी पोस्ट पर यह इल्जाम था कि जाली ऑर्डर जारी करके एक आदमी से उसने पैसे वसूले और जब पुलिस के पास मामला चला गया, पुलिस ने आनन फानन कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की और पता लगा कि जनाब जो पैसा देने वाला है और जो पैसा लेने वाला है इसके बीच में जो कम्युनिकेशन थी वो ये थी कि जनाब आपको नौकरी मिलेगी और वो भी पुलिस के अंदर आपको फॉलोअर लगाया जाएगा, इसलिए आपको 20,000 रुपया पहले देना होगा और उसके बाद मजीद पैसा देना होगा। बहरहाल ऑर्डर निकाला गया फॉलोअर का, लेकिन जब वो लड़का ज्वाइन करने गया पता लगा ऑर्डर फर्जी है। मामला पुलिस स्टेशन अच्छाबल की नोटिस में लाया गया और पुलिस स्टेशन अच्छाबल ने पूरी तौर पर एफआईआर नंबर 420-468-12B आईपीसी के तहत दर्ज किया। पुलिस स्टेशन अच्छाबल के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के दौरान पता लगा कि जनाब ये जो आदमी है जिसने फर्जी ऑर्डर दिया था ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस का ही कांस्टेबल है, चाहे जिस भी बटालियन का है लेकिन पुलिस का ही है। और आनन फानन में कार्रवाई करते हुए तसद्दुक अहमद शेख, सना गुला अहमद शेख, रेजिडेंट ऑफ शालीपोरा अच्छाबल जो था उसने एप्लीकेशन दी थी, उसके कहने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पता लगा उमर फारूक वलद फारूक अहमद गनाई ऑफ तिलवनी अच्छाबल ये जी काम कर रहा है एज ए कांस्टेबल, पोस्टेड है IR 6 बटालियन में। इसने गलत तरीके से जी एक ऑर्डर निकाला जो फर्जी ऑर्डर है फॉलोअर का और उससे पैसे लिए, जिसके बाद पुलिस ने इसको शिकंजे में लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहां पर मस्बत कार्रवाई आपके सामने है। अब आगे की कार्रवाई अदालत करेगी, क्या यह सही है या नहीं है। तो करप्शन के इस खेल में कहीं अच्छी तस्वीर भी देखने को मिल जाती है जहां पर कार्रवाई होती है, आवाम खुश होती है और आवाम दाद भी देती है, लेकिन एक बड़ा गैप जहां पर देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उस गैप से हौसला अफजाई होती है उन करप्ट लोगों की या करप्शन करने वालों की और उससे समाज पर, सोसाइटी पर गलत असर जाता है और इंतज़ामिया की या फिर सरबराहान की अपनी छवि ख़राब होती है। हालांकि इसकी फ़िक्र उन्हें होती नहीं, लेकिन आवाम का सीधे तौर पर नुकसान होता है किसी भी सूरत में। ऐसे में अगर कहीं पर कार्रवाई की जाती है करप्शन के खिलाफ और गिरफ्तारी होती है, कफ़र किरदार तक पहुँचाया जाता है, तो आम आवाम राहत की सांस लेती है और खुश होती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज़रा सा सरकारी रहायशगाह का मज़ा लूटने वाले सरकारी अफसरान के अलावा वो लोग जो सरकार में थे, यानी सियासी लीडरान की। जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान को सरकारी बंगला खाली करने का जब हुक्म दिया जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है, लेकिन 2 साल की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। 2 साल की रिपोर्ट का इंकशाफ यह है कि करीब 107 रहनुमाओं को सरकारी रिहायशगाह से बेदखल कर दिया गया है। 2021 के बाद यह कार्रवाई और तेज कर दी गई है। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से सूरत हाल बदली और फिर सूरत हाल इस हद तक बदली कि इंतजामिया की जानिब से सरकारी बंगले को खाली कराने की कोशिश की गई। और जो खबर मिल रही है, और ये RTI से खबर मिली है, जानकारी मिली है, ये जानकारी मिली है जो सरकारी रिहायशगाह है जिनमें सरकारी जो रहनुमा रहते थे, सियासी लीडरानी जो एक्स हो चुके थे और XY बहुत सारे हो चुके थे, उन तमाम को अब तक के बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी रिहायशगाह में रहने का मौका मिल रहा था। लेकिन इंतजामिया ने जैसे ही नकेल डालने की कोशिश की तो 2021 के बाद ये कार्रवाई तेज हुई और अब तक की खबर ये मिली कि दो साल के अंदर में 107 ऐसे लीडरान थे जो साबिक रियासती वज़ीर थे, डिप्टी CM
थे और दीगर ओहदों पर फायज थे, यानी सरकारी आदमी थे, उन तमाम को बाज़ाब्ता तौर पर 2 साल के अंदर बंगला खाली करने का हुक्म दिया गया और उन्हें बेदखल कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती और दीगर सीनियर रहनुमाओं का नाम, जब भी उनके नाम हुक्मनामा जारी हुआ तब हंगामा हुआ या फिर इस तरह वो सुर्खियों में रही, लेकिन इस तरह की 207 नाम है पूरे 2 साल के अंदर जो बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें बंगला से बेदखल कर दिया गया है। 107 नाम ऐसे हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है वो जम्मू कश्मीर स्टेटस डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि करीब 3 साबिक डिप्टी सीएम हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर बेदखल किया गया है और साबिक वज़ीर आला भी हैं इस लिस्ट में, साबिक मिनिस्टर भी हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से नोटिस थमाया गया और नोटिस थमाने के बाद उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल किया गया। तो ये 2 साल के अंदर 107 बड़ा दिलचस्पी है कि आरटीआई चला गया था जी। आरटीआई में ये पूछा गया था कि बताइए कि जनाब एंटायर स्टेट डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है और उसमें जो वीवीआईपी जम्मू के अंदर रह रहे हैं बंगलौज के अंदर, उनकी क्या पोजीशन। तो उसी में ये कहा गया था कि जनाब सत्यपाल मलिक साहब जब गवर्नर थे और असेंबलियाँ तहलील कर दी गई थी, उस वक्त नोटिस जारी कर दी गई हैं। कुछ लोगों ने आज खुद खाली कर दिया, कुछ को खाली करवाया गया, लेकिन कुछ अभी भी इन रिहायशी क्वार्टरों के अंदर है जो वीवीआईपी क्वार्टर्स हैं और उनको खाली कराने की कोशिशें की जा रही हैं लगातार उनके साथ तालमेल में। यानी 2017-18 में नोटिस जारी हुई, 2023 में भी वो नहीं हुआ है। और इस पर आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने गुज़श्ता दिनों जब चौधरी लाल सिंह का मामला आया था तो किस तरीके से फटकार लगाई थी, लेकिन माना जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल विल के तहत पूरा का खेल जो है वो खेला जा रहा है और यही वजह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरान ने कई बार इस पूरे मामले पर संजीदा सवाल भी हुकूमत के सामने रख दिए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जब जम्मू की चल रही है तो बीजेपी के हवाले से आपको एक और बड़ी खबर बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया है और यह इजलास इंतहाई अहम माना जा रहा है क्योंकि कोर कमेटी के साथ साथ कुछ और लीडरों को तलब किया गया है ताकि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। कौमी जनरल सेक्रेटरी इस इजलास की सरबराही करेंगे। उनकी सरबराही में यह मामला होगा रजौरी से लेकर सिदरा और सिदरा से लेकर मुलाजमीन के मामलात और आने वाले 2024 के चुनावों पर तबादला ख्याल करने के लिए इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। कोर ग्रुप का अहम इजलास 11 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के मरकजी दफ्तर जम्मू कश्मीर के अंदर तलब कर दिया गया है और इस मीटिंग में जहां अहम तरीन फैसले लिए जाएंगे वहीं पर यह माना जा रहा है कि एक क्रूशल मीटिंग जो ऑफिस बियरर्स की बुलाई गई है, यानी उन लोगों की जो ऑफिस बियरर्स हैं, उसके साथ साथ सीनियर लीडर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स यानी साबिक एमएलएज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट्स, उसके साथ साथ मोर्चा हेड्स और दीगर लोग जो है इन सभी को तलब किया गया है 11 जनवरी को, जहां पर पहले इन लोगों से मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और उसके फौरन बाद कोर ग्रुप का इजलास शाम को मुनक्किद किया जाएगा। यानी 11 तारीख को 2 अहम इजलास होंगे। एक पार्टी के सभी लीडर्स का इजलास होगा, दूसरा इजलास शाम को जो कोर ग्रुप का इजलास होगा और इन दोनों इजलासों के दौरान कुछ अहम तरीन फैसले लेने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में ही हमने आपसे बात की थी और कहा था कि ये पूरा 3 महीना जो है पैक रहेगा बीजेपी एक्टिविटीज से। और अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बराए तंजीम बीएल संतोष, पार्टी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, इंचार्ज जम्मू कश्मीर आशीष सूद, पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरिंदर सिंह समेत कई लीडर जो है वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। 11 तारीख को पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर ये रहेगी। पार्टी जराये के मुताबिक जो जिन लोगों को दावतनामे भेजे गए हैं एक तो उनसे गुफ्तगू होगी, लेकिन गुफ्तगू कुछ और मामलात पर भी होगी कि पार्टी का स्ट्रक्चर मजीद बेहतर, फाल और मुतहरिक पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर किस तरीके से बनाया जाए। गुज़श्ता दिनों जो मिलिटेंट अटैक डांगरी और रजौरी के अंदर हुआ है उस पर भी तबादला ख्याल करने की बात होगी। सिदरा में जो कुछ हुआ है उस पर भी गुफ्तगू होगी और यूनियन टेरिटरी के अंदर चुनाव हो, विलेज डिफेंस कमेटियां हो, रहबर खेल, रहबर जिलात और दीगर लोगों के जो मामलात है इस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। 11 तारीख को तय किया गया है बीजेपी की तरफ से कि यहां पर अहम तरीन इजलास होगा। 2 इजलास होंगे, सुबह वर्कर्स इजलास यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज और पार्टी के लीडर्स का इजलास और शाम को
कोर ग्रुप का इजलास हो गया जिसमें सिलेक्टेड 8 से 10 लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की कोर कमेटी है, उनके साथ फाइनल डिस्कशन करने के बाद दिल्ली के साथ भी राब्ता होगा। इधर खबर यह भी है कि कल भी एक अहम तरीन इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है और कुछ अहम लीडरों को दिल्ली तलब किया गया है ताकि जम्मू कश्मीर के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया जा सके। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से मीटिंग का दौर चल रहा है, वहीं साथ ही साथ बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है। तो बीजेपी के अंदर ये मुसलसल मीटिंग और तरह तरह के आने वाली खबरों की तरफ की जानिब से ये तस्वीर बनकर निकलती है कि आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात की तस्वीर करीब करीब बनती नजर आ रही। बढ़ेंगे आगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे। जब बीजेपी की बात हो रही है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी याद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही है वो सीधे तौर पर दिल्ली को चुभने वाली है। दिल्ली को चुभने वाली बात यह कही, उन्होंने कहा कि जिस बहाने से 370 मनसूख किया गया, खुसूसी दर्जा छीना गया, वो सारे बहाने शराब साबित हुए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि 370 की मनसूखी से पहले लोग मिलिटेंसी और दहशतगर्दी के इजाफे की बात करते थे। यह दावा किया जाता था कि 370 खत्म हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे में अब सच है? हकीकत यह है कि 370 की मनसूखी के बाद से मिलिटेंसी और दहशतगर्दी में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्की सूरत हाल, मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बात की और कहा कि मुल्की सतह पर अगर अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती है तो फिर एनडीए को रोकना या एनडीए के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना मुमकिन नहीं होगा। वाहिद रास्ता यही है कि अपोजिशन मुत्तहिद हो और अपोजिशन के इत्तेहाद के साथ ही इस तरह की कार्रवाई हो सकती है जिसमें हम हुकूमत को, मौजूदा सरकार को, मौजूदा जमात को रोक सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले दफा 370 की मनसूखी के बाद आतंकवाद बिला रोक टोक जारी है। खुसूसी हैसियत की मनसूखी से मिलिटेंसी के खात्मे में कोई मदद नहीं मिली, इसके बरक्स इजाफा ही हुआ है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन छीनने के लिए जो बहाने बनाए गए थे और प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो सब के सब शराब साबित हुआ। अपोजिशन के इत्तेहाद पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वाज़ेह है कि सिर्फ मुत्तहदा अपोजिशन ही तब्दीली ला सकती है। मैं खुदा नहीं हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और नहीं मैं पेशन गोई करने वाला शख्स हूं, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़े तो तब्दीली जरूर आएगी। लेकिन ये इस बात पर मुनहसिर है कि क्या अपोजिशन वाकई मुत्तहिद होती है कि नहीं। राहुल, चलिए ये बताइएगा, क्या ये 2024 के चुनाव के हवाले से या स्टेट असेंबलीज के हवाले से बात बताइए? क्योंकि जब हम स्टेट असेंबलीज की बात बताएंगे तो अभी जिस तरीके का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस और अपने तरीके से चुनावी बिगुल को फोंकने की कोशिश तो की है। और अगर नेशनल हुकअप पर है वो तो सीधी सी बात है कि सूरत हाल किस तरीके की बन रही है, उसमें शायद फारूक और बीजेपी एक साथ तो एक पेज पर और नेशनल हुकअप पर वो अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन दरपर्दा जो खबरें आ रही है वो तो और भी कुछ है। तो ये बयान किस तरीके से देखा जाए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर। लेकिन राहुल गांधी को गले लगाते नजर आए थे। दर पर्दा जो भी अगर बीजेपी से कुछ चल रहा है या इस तरह की जो खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन इधर हमने तस्वीर जो देखी थी गुज़श्ता दिनों भारत जोड़ो यात्रा में यूपी जाकर के, कश्मीर जाकर के, कश्मीर में होते वहाँ मुलाकात होती है वो अलग बात है, लेकिन यूपी जाकर के बाज़ाब्ता तौर पर गले मिलते हैं, गले लगाते हैं, 2 कदम चलते हैं, साथ देते हैं, भरोसा दिलाते हैं और अब जाकर के नेशनल हुकूमत पर बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन के इत्तेहाद की बात करते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो एलजी इंतजामिया है या फिर दिल्ली के अंदर जो सरकार चल रही है उस पर तनकीद करते हैं। तो कहने की सही और अच्छी जो सियासत होती है जिसमें डिप्लोमेसी सबसे हाई होती है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, चाहे वो रियासी सतह पर हो या सेंट्रल की सतह पर हो। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस हुक्मनामे की जो रात देर गए जारी कर दिया गया है। और इस हुक्मनामे के आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी जश्न भी देखने को मिल रहा है। कई इलाकों से खुशी की खबरें और लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है और कई हल्के जो है वो इस पर तजब्जुब का शिकार भी है कि आखिर इतना बड़ा फैसला लिया कैसे गया। अब ये बड़ा फैसला लिया कैसे गया है जी, वो ये है, अब ये बड़ा फैसला जो लिया गया वो ये है कि R&B रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को रिस्ट्रक्चर किया गया, तंजीम 9 के दायरे में इसको लाया गया। और जब ये खबर सामने आई रात देर के हमने आपको बताया था कि क्या कुछ उसमें, लेकिन उसके बाद मजीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं और वो मजीद तफसीलात जो है वो इंतहाई अहम है आपके जानने के लिए कि आखिर हुकूमत ने क्या बड़ा फैसला लिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कई नए डिविजन्स बनाए गए हैं, R&B के नए डिविजन्स बने हैं
और सब डिवीजन्स को क्रिएट किया गया। ये बड़ी बात है कि कई नए डिवीजन और सब डिवीजन बने हैं। जब ये डिवीजन और सब डिवीजन बनेंगे तो नीचे आवाम को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जिन लोगों को 30-40 किलोमीटर का दूर का सफर करके अपना काम करवाना होता था, अब वो दूरियां खत्म होंगी। इसलिए कई इलाकों से लोगों ने जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया, कई सियासी जमातों के ट्विटर पर और फेसबुक पर हमने कल ही देखा कि गवर्नर का शुक्रिया अदा किया जा रहा था। एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जी, फरवरी 28 से पहले ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और कुछ पोस्टों को एबॉलिश किया गया, लेकिन रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कोई नुमाया तब्दीली नहीं है। रिक्रूटमेंट जिस तरीके से हो रही थी उसी तरीके से होगी। यह भी साफ कर दिया गया, ये जो नया असासा हम खोल रहे हैं जी, ये जो नए दफ्तर हम खोल रहे हैं, इसके लिए कोई नई बिल्डिंग नहीं ली जाएगी, कोई किराए की बिल्डिंग नहीं होगी, बल्कि जो हुकूमती सतह पर हमारे गेस्ट हाउसेज है, दीगर चीजें हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा जी इन दफ्तरों के अंदर, ताकि हुकूमत पर कोई बोझ भी ना पड़े। सीधे श्रीनगर चलेंगे। इस बड़े फैसले के अंदर बड़ी बातें क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, रात देर गए, तकरीबन 50 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर है और इस ऑर्डर की बड़ी कहानी ये कि डिवीजन और सब डिवीजन बनाए गए हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स को तकसीम किया गया है। साथ साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि अब सिंगल विंडो में पूरा निजाम चलेगा और जब सिंगल विंडो में निजाम चलेगा तो बेहतरी के आसार और ज्यादा बेहतर होंगे। बड़ी बातें क्या कुछ है? बिल्कुल गौहर, मुझे लगता है कि जो ये ऑर्डर है एक वसी ऑर्डर है और इसमें बहुत सारी चीजों की निशानदेही की गई है। और कल दोपहर में ही जब ये ऑर्डर के हवाले से कुछ इसके इक्तसाबात हमारे सामने आए तो उससे पता चला कि डिपार्टमेंट ऑफ R&D के अंदर, जिसे पब्लिक वर्क्स भी कहते हैं, साविरत आमा भी कहते हैं, तो इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। और इस हवाले से हुकूमत ने महकमा तामीरात आमा, यानी जिसे R&D भी कहते हैं, इसकी तंजीमी नाव के जरिए काडर की असर नाव तंजीम और इसके मातहत जो फील्ड दफातर के दायरे इख्तियार है उनको मंतकी बनाकर उन्हें डिवीजनों, अजला और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के ब्लॉक की इलाकाई हदूद के साथ साथ जो शरीक टर्मिनस बनाने का हुक्म दिया है। और ये की मुतअद्दिद आसानियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। इसमें कुछ चीजें अहम हैं, जिसमें डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स जो साबिका सेक्रेटरी टेक्निकल R&D डिपार्टमेंट था, उसको दोबारा इंजीनियरिंग चीफ के तौर पर नामजद किया गया है। जबकि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नाम जो था उसे बिलतरतीब अब नाम बदल दिया गया है और नाम मैकेनिकल और अस्पताल हॉस्पिटल डायरेक्टरेट जैन के रखा गया है। इसी तरह से चीफ इंजीनियर DRQC जो एक ओहदा था जो हाइड्रोलिक विंग की बजाय अब R&D डिपार्टमेंट के सिविल विंग से पूर्ण किया जाएगा। और चीफ इंजीनियर मैकेनिकल विंग और चीफ इंजीनियर मोगल रोड की एक पोस्ट को सिविल विंग में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने स्कॉट, जिसने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जम्मू और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कश्मीर और सिक्किम सोरा, जो कि इंडिपेंडेंट इदारे हैं, इनकी चीफ इंजीनियरिंग की 3 पोस्टों को डेपुटेशन पोस्ट से ड्यूटी पोस्ट पर तब्दील करने का हुक्म दिया है। और इन पोस्टों को महकमों के मुतालिक जो जमशुदा इंजीनियरिंग विंग है उससे जो है खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जम्मू जोन के अलावा R&D के सिविल विंग में बर्फ साफ करने और दीगर कामों के लिए तैनात किया जाएगा। हर चीफ इंजीनियर जो सिविल का है R&D जोनल ऑफिस में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल होगा, जबकि हर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी सिविल R&D सर्कल ऑफिस में एक AE मैकेनिकल होगा, जबकि हर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल R&D डिवीजन ऑफिस के दफ्तर में एक AE मैकेनिकल होगा और हर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में एक JE मैकेनिकल अब रहेगा। इसके अलावा हुकूमत ने जो जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 36, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 56, असिस्टेंट इंजीनियर 19 और जूनियर इंजीनियर 82 और ड्राफ्ट सिविल 48 की डेपुटेशन पोस्ट को ड्यूटी पोस्ट में तब्दील करने का हुक्म दिया है, जबकि मुतल्लिका महकमों के इंजीनियरिंग विंग से इन पोस्टों को खत्म किया गया है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें तब्दीली लाई गई है, लेकिन जो एसेट्स हैं जिसमें सड़कों, पुलों और इमारतों जो जिम्मेदारी और महादू की तकसीम की मशक पूरी तौर पर शुरू हो जाएगी और 28 फरवरी तक या इससे पहले
यानी 28 फरवरी साल 2023 से कबल या 28 फरवरी तक जो है इसकी अमल मुकम्मल की जाएगी और इस तकसीम के दौरान सीडी ब्लॉक का दायरा इख्तियार रहनुमा उसूल होगा। और ऑर्डर में कहा गया है कि मौजूदा डाक बंगलों, मायना की झोपड़ियों, महकमा R&B के जो रेस्ट हाउसेस है वो नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि उन्हें दफातर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया है कि जो किराए की जो बिल्डिंग हायर करना है, ये जो डिपार्टमेंट है या सरकार ने उन्हें कहा कि इस पर पैसा खर्च ना किया जाए, आवाम का पैसा बचाया जाए और जितने भी रेस्ट हाउसेस हैं उसको इन दफातर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी तफसीलात फराम करने के लिए। इंतजामिया ने जो फैसला लिया है उसकी तफसीलात फराम कर रहे थे श्रीनगर ब्यूरो हिलाल हंजूरी। बढ़ेंगे आगे, खबरें और भी हैं और बहुत काम की खबरें हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। मौसम की सूरत हाल अब और बदलती हुई नजर आ रही है और मौसमी सितम से जम्मू कश्मीर की आवाम परेशानी है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का सितम, मौसम का कहर जारी है और अब बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगरबी हवाओं का बाज़ाब्ता झोंका और इस तरह से इसमें बर्फबारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से आवाम की मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। एक हफ्ते तक मगरबी हवाओं का असर रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई कर दी गई है। लद्दाख और मुगल शहरा को बंद कर दिया गया है चूंकि बर्फबारी इस हद तक हुई कि लद्दाख और मुगल शहरा पर ट्रैफिक के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। इंतजामिया के हाथ पांव फूल गए और सब कुदरत के सामने, मौसम के सामने सरेंडर करना पड़ा। नतीजे में दोनों मुगल शहरा, दोनों जो नेशनल हाईवे हैं वो दोनों के दोनों बंद हैं। इधर श्रीनगर हाईवे पर एक तरफा ट्रैफिक की खबर मिल रही है, मजीद अपडेट आना बाकी है। लेकिन मौसम की वजह से जिस तरह से बर्फबारी अब शुरू हुई है वादी कश्मीर में और जम्मू के हिल एरिया में, वहां बाज़ाब्ता तौर पर सफेद चादर में पूरा एरिया, पूरा इलाका, पूरा खित्ता लिपटता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से वादी कश्मीर के में बाज़ाब्ता तौर बर्फबारी का आज से आगाज हुआ चाहता है और इस बर्फबारी में एक हफ्ते तक के मगरबी हवाओं का असर रहेगा और इन हवाओं के असर से जिस तरह की मुश्किलात, जिस तरह की परेशानियां होती है, उसे जम्मू कश्मीर की आवाम और खास से वो सयाह जो जम्मू कश्मीर का दौरा या जम्मू कश्मीर की सयाहत कर चुके हैं, इस मौसम में का लुत्फ उठा चुके हैं, उन्हें इस मौसम में मुश्किलात क्या कुछ आती हैं, दिक्कतें क्या। 7 जनवरी से 14 जनवरी तक मौसम अबरालूद रहने के बीच बारिशें और बर्फबारी की पेशन गोई कर दी गई है और शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी होने के बाद ठंड से लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ये महकमे मौसमियात का मानना है। इधर जब आप दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो धुंध और घने कोहरे का असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के एयरपोर्ट पर यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब आप बात करते हैं, वाहिद एयरपोर्ट जो दिल्ली का है, अभी तक तकरीबन 30 से ज्यादा डोमेस्टिक डिपार्चर फ्लाइट जो थी दिल्ली एयरपोर्ट पर वो डिले हो रही है क्योंकि लगातार धुंध है, विजिबिलिटी कम है। और 12 ऐसी जहाज हैं जिन्होंने आना था, अराइवल जिनका था वो भी डिले हो गई है जी, ये मुख्तलिफ जगहों से उन्हें आना था। तो ये दिल्ली का हाल है जहां पर गैजेट्स, इक्विपमेंट्स और सभी चीजें लगी हुई है। रेल सर्विस ये हाल है कि सुबह जो रेल दिल्ली आनी थी 5 या 6 बजे, वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे डिले हो रही है। और इसी तरीके से नॉर्थ की ओर जाने वाली यानी जम्मू जाने वाली रेल सर्विस भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और जम्मू से भी यही खबर है कि जनाब धुंध और कोहरे की वजह से सुबह अबूर मरूर काफी मुश्किल होता है, लेकिन दिन में आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, आज से पेशन गोई है और खबर यह भी है कि इदारों ने दफ्तर, ये जो इदारे जितने भी हैं वो काफी मुतहरिक दिख रहे हैं, चाहे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की हम बात करें, चाहे महकमे मौसमियात की हम बात करें या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अपडेट करें जी हमारे नाजरीन को जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जो जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, किस तरीके का मौसम है और क्या कुछ बैगेज में आना चाहिए उनके साथ? देखिए, बिल्कुल अगर हम सर्दियों की बात करें या विंटर्स की बात करें तो कुछ दिनों से ही लगातार देखा जा रहा है कि जो तापमान है वो माइनस के नीचे चला जा रहा है। तो अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हालांकि श्रीनगर में अबर आलूदा है, बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, हालांकि लेकिन जो हायर रीच से जम्मू कश्मीर के खास कश्मीर वादी में वहां पे हल्की फुल्की बर्फबारी जो है स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर में जो है या बाकी प्लेन एरिया जो है वहां पे इस वक्त मतलब अबर आलूदा है और बारिशें नहीं हो रही। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि तैयारी किस तरीके की, पहले आपको पता होगा कुछ दिनों पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ
तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। पूरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे कहा गया है कि आप ऑन टोज रहिए, और जिस तरीके से पहले जिस दिन ही पेशन गोई की गई थी कि 7 से लेकर 14 तारीख तक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करेगी जम्मू कश्मीर को, जो आज शाम से स्टार्ट होगा और उसके साथ 9 तारीख को ये खत्म होगा। तो उसके बाद एक बार फिर से 9 से लेकर 11 तारीख तक एक अच्छी खासी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने वाली है, जो कि फिर 11 तारीख तक रहेगी, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि बर्फबारी प्लेन एरियाज में भी हो सकती है और हाई रिस्क में हो सकती है। हालांकि जो आज शाम से जो पेशन गोई है 7 तारीख से लेकर 9 तक, उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, बारिश हो सकती है प्लेन एरियाज में, और जो हाई रिस्क है वहां पे बर्फबारी हो सकती है। लेकिन जो 9 से लेकर 11 तक जो पेशन गोई की गई उसमें बताया गया है कि चांसेस है कि मिडिल लेवल की जो है बर्फबारी वो प्लेन एरियाज में भी हो सकती है और हाई रिस्क में भी हो सकती है। इसके लिए पहले ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो भी ऑन टूल्स है, उन्होंने सारी मशीनरी जो है रेडी रखी है। एक मॉक ड्रिल भी कुछ दिनों पहले चलाई गई थी, चाहे वो एसएमसी की बात हो, एसएमसी भी इसमें पूरे तरीके से मुतहरिक है, और खासकर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि पूरे जम्मू कश्मीर को बर्फ हटाने का काम करते हैं या बाकी जो इमरजेंसी सर्विस होती है उसको करते हैं, तो वो भी पहले से ही जो है वो ऑन टोज है। इस बीच अगर रोड्स की बात करें तो जो नेशनल हाईवे है या जो जिला पास है उसके साथ जो मोग रोड है उसको बंद कर दिया गया है, साथ साथ जो साधना टॉप है, सिमटन टॉप है, इनको भी फिलहाल एहतियाती तौर पर जो है अथॉरिटीज ने बंद किया गया और किसी को वहां पे इजाजत नहीं है जाने की। ताहम आम लोगों से गुजारिश की गई है कि अगर आपको नेशनल हाईवे पे जाना है या बाहर जाना है तो पहले आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आप एडवाइजरी ले सकते हैं। अच्छा जी, जो फैसल ये बताइए कि जो श्रीनगर का सूरत हाल ये होती थी कि सुबह शाम जबरदस्त शिद्दत की सर्दी देखते थे, झील के किनारे मुंजमद होते थे क्योंकि रात का दर्जा हरारत गिर जाता था। मेरे पास जो इतला है वो यही है कि रात का दर्जा हरारत तकरीबन -5 के आसपास रह चुका है। तो पीने के पानी की किल्लत या जो सूरत हाल है इस हवाले से क्या कुछ है? देखिए बिल्कुल वो तो वैसी की वैसी, जैसे हम हर साल देखते हैं कि जैसे ही माइनस होता है तो उसके बाद पानी के जो नल है वो जम जाते हैं। खासकर अगर डल लेक की बात करें तो आज वहाँ के किनारे जो है या अंदरून डल जो है वो जम गया था और उसके साथ जो बाकी वाटर बॉडी थे वो भी जम गए। तो इसे हम साफ जाहिर ये कह सकते हैं कि जो नल है वो भी आम तौर पर जो है जम गए थे और पीने के पानी के लिए जो बहुत ही प्रॉब्लम इस वक्त आम लोगों को हो रही है क्योंकि जो तापमान है वो माइनस में चला गया है। बहुत शुक्रिया जी फैसल ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि उम्मीद यह है कि आज से बर्फबारी होगी और उस बर्फबारी से थोड़ी सी राहत जो है वो मिल सकती है क्योंकि दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी उससे देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ा मसला ये है, जब ठंड बढ़ती है तो हम नए नए आलात का इजाद करते हैं जी गर्मी लेने के लिए, और उन आलात में गैस की बुखारियां भी इस्तेमाल होती है। एंटायर जम्मू कश्मीर क्या बल्कि अब ये पूरे नॉर्थ का हाल यही बना है कि जनाब गैस की बुखारियां इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुआलिजीन की तरफ से अलार्म बेल बजा दिया गया है और मुआलिजीन का मानना है कि जिस तरीके से गैस बुखारियों का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है ये एक साइलेंट किलर के तौर पर साबित हो रहा है, क्योंकि इन गैस बुखारियों से जो गैस बरामद होती है वो आपके जिस्म को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। यही वजह है कि मुआलिजीन जहां एक तरफ से इस पर अलार्म बेल बजा रहे हैं वहीं पर कह रहे हैं कि वेंटिलेशन की कमी भी कई बार ये देखने को मिली कि मौत तक हो गई है और इसे साइलेंट किलर के तौर पर देखा जा रहा है। सीधे श्रीनगर डॉक्टर निसारुल हसन साहब मारूफ मुअल्लिज है, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर यह मामला जो है इतना संगीन क्यों है और जिस तरीके से लगातार मुअल्लिजीन कह रहे हैं कि जनाब गैस की हीटर जो आप अपने घरों में रख रहे हैं इसको मोहतात अंदाज में चलाइए वरना ये साइलेंट किलर है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इससे काफी नुकसान होगा। तो डॉक्टर निसारुल हसन साहब क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये जो अलार्म बेल बजा है आपकी तरफ से बजाया गया, कुछ और मुअल्लिजीन की तरफ से बजाया गया श्रीनगर में, इसकी दरअसल हकीकत क्या है और किस तरीके से मोहतात रहना पड़ेगा सभी लोगों को जो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए हीटर के तौर पर? हम आज ही नहीं इसके जो गैस हीटर की वजह से कई सालों से मौतें हो रही है, यहाँ पे जाने जा रही है, और इसकी वजह यह है कि जो अनवेंटेड गैस हीटर्स आप क्लोज स्पेसेस में इस्तेमाल करते हो उससे मौतें होगी। आपने भी देखा होगा, हमने भी यहाँ पे देखा होगा, उसकी वजह से हमने जो अलार्म जारी किया है कई सालों से बता रहे हैं कि जो अनवेंटेड गैस हीटर्स है उनका ना इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली क्लोज स्पेस में, चाहे आपका बेडरूम होगा, बाथरूम होगा,
ये जो है ये गैस हीटर जिसमें चिमनी नहीं होती है, ये जानलेवा है, इससे मौतें हो गई और कश्मीर के हवाले से बहुत जाने जाया होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो ये अनवेंटेड गैस हीटर होता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। जब कोई वेंट नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट स्मेल इट, यू कैन नॉट टेस्ट इट, इट कॉजेज साइलेंट डेथ जो हुआ। तो इसीलिए हमने एक एडवाइजरी जारी की कि जो गैस हीटर्स अनवेंटेड है उनका ना इस्तेमाल हो घरों में। अगर इनका अब इस्तेमाल होना ही है, इट शुड बी इन वेंटेड प्लेसेस, चाहे कहीं जहां वेंटेड प्लेसेस होगा, और वहां पे भी इट शुड नॉट बी मोर देन 4 आवर्स। यहां तक कि आपके जो बाकी गैजेटरीज हैं जी, हीटिंग अप्लायंसेस में, चाहे ब्लोवर है, हीटर आप इस्तेमाल करते हो ना, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स, उनमें भी वहां पे भी यू हैव टू यूज इट जुडिशियसली। हमने कई एक मेडिकल प्रोफेशनल खोया, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट वहां पे शॉर्ट हो गया। हमने कई लोग एस्फिक्सिया से जो ब्लोवर लेके रात को सोते थे विदाउट वेट। बीच बीच में अगर ये इलेक्ट्रिकल, देखो सारों के पास हमाम तो नहीं है, दैट इज द सेफेस्ट वे कश्मीर के हवाले से, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हीटिंग के लिए करते हो, एक तो आपको जो कपड़े हैं वो काफी लगाने हैं, चाहे घर में है या घर के बाहर आप रहोगे, लेकिन कमरों को गर्म करने के लिए आपको हीटिंग अप्लायंसेस लगानी है, क्योंकि सारों के पास ना एसीज है, सारों के पास हमाम यहाँ पे नहीं है। लेकिन उनका इस्तेमाल जो है बड़ा जुडिशियसली आप कर लो। अगर आप 4-5 घंटे लगाते हो तो बीच में आप खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, रात भर इसको आप कंटिन्यूअसली यूज मत करो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जी। और तीसरी ये बात है कि हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे आप कांगड़ी इस्तेमाल आप करते हो यहाँ पे, जिसमें कोयला आप जलाते हो, लेकिन टांगों के बीच में आप रखते हो, साथ मत रखो स्किन के साथ, क्योंकि हमने एक और बार देखा कि जो साथ रखते हैं उनमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है और दैट कैन टर्न इनटू कैंसर, जो हम पहले देखते थे। तो इसीलिए जो भी आप चाहे गैस हीटर्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उनका जो इस्तेमाल है जुडिशियसली कर लो। लेकिन गैस हीटर के हवाले से मैं ये कहूंगा कि अनवेंटेड गैस हीटर्स मत इस्तेमाल करो। अगर उनमें चिमनी है, जो बाहर कंबस्शन मटेरियल उसका जो बनता है वो इमिट होता है बाहर, हाँ चिमनी लेके आप इस्तेमाल करो, लेकिन अनवेंटेड गैस हीटर्स घरों में इस्तेमाल नहीं करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है और हमें कितना मोहतात होने की यहाँ पर जरूरत है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और हुकूमत के एक और अहम और बड़े फैसले की बात करते हैं दस्तकारों की और दस्तकारों से मुंसलिक फैसले की। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला माना जा रहा है कि ये जी एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन सर्विसेज को चलाने का फैसला ले लिया गया और 8 सर्विसेज को ऑनलाइन सर्विसेज ऐलान कर दिया गया, ऑन रोल कर दिया गया है और ये सर्विसेज इंटीग्रेट कर दी गई है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अब आपने एक काम को कई जगह पर ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंगल विंडो सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। और इस सिंगल विंडो सिस्टम को मुतारिफ कराने का बुनियादी मकसद ये है कि स्टेक होल्डर जितने भी हैं, आर्टिजन जितने भी हैं, उन्हें बुनियादी तौर पर आसानी हो, मजीद सहूलियत हो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने में और उन मुस्तहिकीन तक वो पैसा पहुंचे, इसे टाइम बाउंड बैनर में करने के लिए भी कई बड़े फैसले जो है वो इंतजामिया की तरफ से लिए गए हैं, डायरेक्टरेट की तरफ से लिए गए हैं। डायरेक्टरेट की तरफ से कानीशाल आर्टिजन्स के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि जो जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज को चलाने की बात कही गई है ये दरअसल एक ही छत के नीचे चलेंगी, एक ही अम्ब्रेला के नीचे चलेंगी और जितने भी केसेस होंगे अब उन्हें टाइम बाउंड मैनर में एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा फैसला है, इस फैसले को जरा आप तक मजीद गहराई के साथ पहुंचाएंगे क्योंकि हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर लोग जो हैं वो आर्टिजन्स हैं, तरह तरह का काम कर रहे हैं और इस बार हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इन हुनरमंदों
को, इन दस्तकारों को मजीद राहत मिल सके, ताकि ये काम घर घर से निकलकर मार्केट तक आए और दुनिया तक आए, और इसके लिए मजीद बेहतरी के आसार ढूंढे जाए। महमूद अहमद शाह साहब डायरेक्टर हैं जी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के, मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद अहमद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारी नजर में इसलिए क्योंकि जब हम दस्तकारों से बात कर रहे थे, हुनरमंदों से बात कर रहे थे, तो उनकी काफी देर से इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, और आपके साथ भी लगातार मशावरत और मीटिंग्स का सिलसिला उनका चला है, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है। जनवरी का महीना है, साल का पहला महीना ही है अभी, और कुछ ही दिन हुए हैं। इस बीच हुकूमती सतह पर आपने जो बड़े फैसले लिए हैं, क्या ये फैसले हैं, कितना फायदा इससे दस्तकारों को होगा? शुक्रिया। देखिए, ये जो ऑनलाइन सर्विस है, हमारी 8 सर्विसेज जो है इंटीग्रेट सिंगल विंडो से। तो सिंगल विंडो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी सर्विस कोई भी सिटीजन अवेल कर सकता है, और उसको मल्टीपल वेबसाइट्स पे या पोर्टल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी हवाले से जो है ये 8 सर्विसेज है, चाहे वो आर्टिजन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो, कार्बन स्कीम हो, तो या एजुकेशन स्कीम हो, तो जितनी भी हमारी स्कीम है वो ऑनलाइन है। और हमने जो है तो हमारे ट्रेनिंग से जो ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग करते हैं, तो उनकी हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है। उसमें ये है कि जो हमारे काम करते हैं तो उनका हमने पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको सिखाया कि कैसे अप्लाई करना है, और रजिस्ट्रेशन हमने कल से स्टार्ट कर दी। हमारी कोशिश ये है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो इजी हो, स्ट्रीमलाइंड हो, तो इससे हमें बड़ी आसानी होती है कि डाटा कैप्चर करने में। एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, इसमें आपको पता चलेगा कि हमारा आर्टिजन कहाँ पे है, क्या स्किल है उसके पास, और उसको हमने कितना सपोर्ट है, और ये जो है के साथ वो जुड़ रहा है या उसकी। तो आजकल जो है सारा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे इसमें नजर आ रही थी, वो कानीशाल आर्टिजन्स को लेकर इनके हवाले से भी आपने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो ट्रेनीज हैं डिपार्टमेंट के साथ, अब वो और जिनके पास कार्ड भी है उनको मजीद बेहतरी के लिए कुछ और कदम आपकी तरफ से उठाए गए। क्या है ये पूरा फैसला जो आपकी तरफ से लिया गया है? देखिए, हम ये कश्मीर में हमारे मैं माफी चाहूंगा महमूद अहमद शाह साहब, आपकी आवाज कट रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपके साथ राब्ता हो सके, दोबारा से मिलाइए जरा फोन लाइन को, ताकि ये मामला जरा क्लियर हो जाए कि आर्टिजन्स के लिए, स्पेशली कानीशाल आर्टिजन जो है, जो ट्रेनीज हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाने की भी बात सामने रखी गई है कि जनाब ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाई गई है, और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के मुतालबात मामलात को देखा जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है इस बार की, इस साल में यानी 2023 में आर्टिजन जितने भी हैं, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के जो लोग हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, शहर के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, उनके काम काज को जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। महमूद साहब, मैं माजरत चाहूंगा चूंकि आपकी ऑडियो कट रही थी, इसलिए दोबारा से आपसे गुफ्तगू करूंगा। कानीशाल पर थोड़ी सी बात रखिएगा, और ये जो ग्रीवेंस सेल आपकी तरफ से बनाने की बात रखी गई है, दोनों पर जरा मुख्तसर सी बात रखिएगा। देखिए, हमारे साथ हम कश्मीर में कोई 450 सेंटर्स चलाते हैं, और इसमें कोई 8000 के करीब ट्रेनिंग तो पहले हमने इसमें हमारे कानी के सेंटर्स चलते हैं, तो इसमें हमने पहले जो है इन्फो सिस्टम्स हमने ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे हम बाकी को भी जो हमारे स्टार्ट हुआ कल से, और ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी चलेगा, और सारे उनको ये स्टार्ट करें ताकि ट्रेनिंग डाटा इजी हो। कल ही हमारा एक फ्लैगशिप तो कानी उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत है। हम जो है 2200 हम एक्सपोर्ट करते हैं,
उसके अलावा कार्य। चलिए बहुत शुक्रिया जी। चूंकि दोबारा से वही ऑडियो प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा कि दिन में आपके साथ दोबारा रब्ता हो सके और हम इस पूरे मामले पर गुफ्तगू कर सके, ताकि हमारे आर्टिजन जितने भी हैं उन्हें यह पता लगे कि हुकूमती सतह पर क्या कुछ किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो गया जी यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के फ़ौरन बाद आपके सामने हाजिर रहेंगे तो आपको बताएंगे कि सहाफ़ियों के लिए भी एक खबर है, जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के लिए, जो 2019 के बाद एक अच्छी खबर उनके लिए है। फिर आपको यह भी बताएंगे कि ड्रग्स को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरीके से नोट से जारी की गई, और फिर कुछ मुल्की सतह पर भी कुछ अहम तरीन बातें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपकी फोन कॉल्स को आज जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।